हाथ में बंदूक, पीछे बाउंसर और किसानों को धमकी। आईएएस पूजा खेडकर की मां का वीडियो वायरल। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर लगातार विवादों में बनी हुई हैं। उन पर ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग कर आईएएस की नौकरी हासिल करने से लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में पूजा खेडकर की मां का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बंदूक लेकर कुछ लोगों को धमकाते नजर आ रही हैं। यह वीडियो 2023 का है, जिसमें पूजा खेडकर की मां मनोरम खेडकर हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को धमका रही हैं। दरअसल ये मामला किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि वह जमीन पर कब्जे को लेकर किसान को धमका रही हैं। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई थी। इसके बाद उन्होंने लगातार कई जगहों पर जमीनें खरीदी। कहा जा रहा है कि खेडकर परिवार के पुणे जिले के मुलसी तहसील में 25 एकड़ की जमीन खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने आसपास के किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। ये वीडियो उसी समय का है, लेकिन जब किसानों ने इसका विरोध किया तो खेडकर की मां मनोरमा खेडकर बाउंसर के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने किसानों को धमकाया। इस दौरान उनके हाथ में बंदूक थी, जिससे वो किसानों को धमका रही थी। हालांकि जब किसानों ने उनके खिलाफ पुणे के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो दबाव की वजह से उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी थी। महाराष्ट्र के केडर के ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां का एक और वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाने वाले मीडियाकर्मी पर हमला कर दिया था। पूजा खेडकर की मां ने कहा था कि अगर मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया तो मैं आप सबको अंदर डाल दूंगी। उन्होंने मीडियाकर्मियों को धमकी भी दी थी और कैमरे पर हाथ भी मारा था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पूजा खेडकर के पेरेंट्स के पास लगभग 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार, इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फर्म और हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, खुद आईएएस पूजा खेडकर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया है कि पूजा खेडकर के यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेडकर ने इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए विशेष रियायतें हासिल करने के लिए किया था। सिविल सेवा परीक्षा कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों की वजह से पूजा खेडकर ने परीक्षा पास कर ली थी। आईएएस पूजा खेडकर का पुणे से वसीम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के कारण खेडकर का ट्रांसफर किया गया है। पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूजा खेडकर की शिकायत की थी। अब उन्हें वसीम जिले की एडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली है। पुणे में अपने प्रोबेशन के दौरान पूजा खेडकर ने कई विशेष अधिकारों की मांग की थी, जो प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलते। इस दौरान पूजा खेडकर ने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाया और फिर एक आधिकारिक कार, आवास, एक ऑफिस रूम और अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की। यहाँ तक कि उन्होंने एडिशनल कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनके चैम्बर पर कब्जा कर लिया। डॉक्टर खेडकर के पिता रिटायर प्रशासनिक अधिकारी हैं। फायरिंग प्रैक्टिस, गोला बारूद की खरीदारी, डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने के लिए हमलावर ने 48 घंटे तक की तैयारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बीते रविवार को पेंसिल्वेनिया में चुनावी सभा के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए थे। 20 वर्षीय हमलावर को कुछ ही सेकंड बाद मार गिराया गया था। उसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। इस बीच घटना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल वरिष्ठ कानून प्रवर्तक अधिकारियों का हवाला देते हुए CNN ने बताया कि 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने 48 घंटे तक हमले की तैयारी की। उसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश करने से कुछ घंटे पहले 50 राउंड बुलेट और एक सीढ़ी खरीदी थी।
शुक्रवार को पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप की रैली से एक दिन पहले ही हमलावर अपने गृहनगर बेथेल पार्क में एक शूटिंग रेंज में गया था। उसने रेंज में फायरिंग का अभ्यास किया, जहां वह एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध भी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगली सुबह वह 5 फीट की सीढ़ी खरीदने के लिए होम डिपो गया और फिर बुलेट खरीदने के लिए एक स्थानीय बंदूक की दुकान पर गया। जांचकर्ताओं ने कहा कि शूटिंग में इस्तेमाल की गई राइफल को क्रूक्स के पिता 2013 में कानूनी तौर पर खरीदा था। बाद में शाम को क्रूक्स ने अपनी कार को लगभग एक घंटे उत्तर में बटलर तक पहुंचाया, जहां वह ट्रंप की रैली में हजारों लोगों के साथ शामिल हुआ। उसने कार को कार्यक्रम के बाहर पार्क किया और ट्रंप पर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस छिपा कर रखा, जिसे उसके पास मौजूद एक ट्रांसमीटर से जोड़ा गया था। उसने खरीदी गई सीढ़ी का इस्तेमाल पास की एक बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए किया और फिर ट्रंप और उपस्थित लोगों पर गोलियां चला दी। गोली चलने के कुछ ही पल बाद उसे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने मार गिराया। FBI जांच कर रही कि क्या क्रूक्स किसी हिंसक चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित था या उसके साथ कोई षड्यंत्र। अब तक उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि उसने अकेले ही काम किया। जानकारी के मुताबिक क्रूक्स का जीवन सामान्य प्रतीत होता था। उसने मई में एलेंघनी काउंटी के सामुदायिक कॉलेज में इंजीनियरिंग विज्ञान में एसोसिएट डिग्री के साथ स्नातक किया और आने वाले दिनों में रॉबर्ट मॉरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला था। उसने स्थानीय नर्सिंग और पुनर्वास केंद्र में आहार सहायक के रूप में भी काम किया था। क्रूक्स के बारे में उसके हाई स्कूल के सहपाठियों के विचार मिले। कुछ ने कहा कि वह मिलनसार था, जबकि अन्य ने उसे एक अकेला शख्स बताया जिसे स्कूल में तंग किया जाता था। क्रूक्स के फोन से कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी है और जांचकर्ता अब उसके लैपटॉप पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि उसके मकसद के बारे में सुराग मिल सके। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रविवार को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे कि तभी तड़तड़ाहट की गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपर हिस्से को छूकर निकली। ट्रंप के कान से खून छलछला उठा। तभी सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने ट्रंप के चारों तरफ से घेरकर घटनास्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं सीक्रेट सर्विस के हमलावर को मौके से मार गिराया। ट्रंप के बाल बचने के बाद भी कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने का फैसला उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल ट्रंप अपनी रैली के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज ट्रंप के बाल बचने के बाद कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल न करने का फैसला उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल ट्रंप की अपनी रैली के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपसे सीधा संवाद करूंगा। तभी फायरिंग हुई और गोली उनके कान को छूकर निकल गई। CID ऑफिसर ने प्रेमिका और उसके बच्चों को मारने की रची खौफनाक साजिश। जानिए पूरा मामला। राजस्थान के जयपुर में एक महिला और उसके बेटे पर चाकू से वार कर जानलेवा हमला करने वाले एक CID ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अवैध संबंधों के बाद शादी का दबाव बनाने पर अपनी पार्टनर की हत्या की साजिश रची और फिर उदयपुर से छुट्टी लेकर दोनों को जयपुर लेकर पहुंचा था। निदंड इलाके के जंगलों में हाथापाई के बाद प्रेमिका और मासूम पर चाकू से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया, लेकिन राहगीरों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों माँ बेटी खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपी खड़ग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि हरमंडा इलाके के निदंड की पहाड़ी से पुलिस को शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि यहां पर किसी की हत्या करने का प्रयास किया गया है, जहां जंगल में एक महिला और बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सूचना पर हरमंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कवटियां अस्पताल लेकर गई, जहां पर प्राथमिकी उपचार के बाद दोनों को
एमएस में भर्ती कराया गया। घायल मां और उसके बच्चे की पहचान गीता देवी और आशीष के रूप में हुई है, जो बसवाड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने उपचार के दौरान महिला और बच्चे से बयान दर्ज किए हैं। दोनों ने बताया है कि हमला करने वाला खड़क सिंह उदयपुर जोन सीआईडी के पद पर पोस्टेड है, जिस पर पुलिस ने आरोपी का मोबाइल सर्विलांस पर लिया और लोकेशन आने पर उसे डिटेन कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी खड़क सिंह ने बताया कि वह उदयपुर से पहले बसवाड़ा में पदस्थ था, जहां पर उसकी मुलाकात गीता देवी से हुई थी। गीता उस पर शादी का दबाव बना रही थी और वह शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने प्लान बनाया कि गीता और आशीष को रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर आरोपी ने उदयपुर कार्यालय से 2 दिन की छुट्टी ली और गीता और आशीष को जयपुर बुलाया, जहां पर आरोपी ने दोनों को निदंड पकड़ी पर घूमने का यह कहकर प्लान बनाया कि वहां पर एक बड़ा मंदिर है। जानकारी में सामने आया कि आरोपी ने दोनों को रास्ते में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वो बेहोशी की हालत में हो गए। इसी दौरान आरोपी ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। मां पर हुए पहले हमले के दौरान बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस पर आरोपी ने बच्चे का गला रेतने की कोशिश की, लेकिन बचाव में बच्चे ने उस पर पत्थर फेंक दिए, जिससे वह घायल हो गया। इसी दौरान शोर सुनकर गांव के लोग वहां आ गए तो आरोपी मौके से भाग गया, लेकिन कुछ घंटों में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पति की मौत से खुश थी पत्नी, 1 माह बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार तो बोली बीए पास हूं मैं। पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाला मामला भीलवाड़ा से सामने आया है। ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी अपने पति के कम पढ़े लिखे होने और उसके मासूम भोलेपन को देखते हुए उससे नफरत करने लगी। नफरत इतनी बढ़ गई कि पत्नी अपने पति से मिलना तक नहीं चाहती थी। पत्नी अपने ससुराल पहुंची, लेकिन खाली हाथ नहीं, अपने पति की मौत का सामान लेकर पहुंची। पति बीमार था, उसने गोली मांगी तो बेरहम पत्नी ने पानी के साथ सल्फास की गोली पति को दे दी। मासूम पति विश्वास करते हुए गोली खा ली और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक 3 दिन तक तड़पता रहा और अंत में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब हत्या का पर्दाफाश किया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पत्नी बोली कि मुझे कम पढ़ा लिखा पति पसंद नहीं था, मैं तो बीए पास हूँ और छोड़कर जाती तो समाज का आर्थिक दंड भुगतना पड़ता, इसलिए यह रास्ता चुना। मामला भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के धूमधास गांव का है। धूमधास गांव के रहने वाले नारायण गडरी। मामला भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के धूमधास गांव का है। धूमधास गांव में रहने वाले नारायण गडरी ने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि जिसमें उसने बताया कि 3 जून की रात करीब 9:30 पर मेरे भाई मदन गडरी को उसकी पत्नी वंदना ने सल्फास दे दिया है। मदन की तबीयत खराब होने के बाद उसे भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल और यहां से उदयपुर एमबीएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान 6 जून को मदन की मौत हो गई। नारायण ने बताया कि मेरे भाई की पत्नी वंदना ने षड्यंत्र रचते हुए धोखे से उसे सल्फास दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शक के आधार पर जब टीना से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस टीना से पूछताछ करने में लगी हुई है। कबाड़ खरीदने बेचने का काम, गर्लफ्रेंड के नाम पर 80 करोड़ का बंगला, फिल्मी है। थाईलैंड में पकड़े गए इस गैंगस्टर की कहानी। नोएडा पुलिस के द्वारा कई मामलों में वंचित पश्चिम उत्तर प्रदेश के भगौड़े रवि नागर उर्फ रवि काना को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि काना पर नोएडा पुलिस ने बीते जनवरी में बड़ी कार्रवाई की थी। रवि के कारोबार में उसका साथ देने वाली काजल झा की दिल्ली स्थित संपत्ति सीज कर दी गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली में स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की कोठी की कीमत 80 करोड़ रुपए के करीब थी। काजल झा माफिया रवि काना की स्क्रैप कंपनी की डायरेक्टर भी रही हैं। रवि के साथ उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को भी थाईलैंड के अधिकारियों ने पकड़ लिया है। कभी कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करने वाले गैंगस्टर रवि काना की कहानी फिल्मी है।
एजेंसी के अनुसार रवि नागर उर्फ रवि काना स्क्रैप व्यापारी रहा है। उसके खिलाफ इस साल 2 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के बीटा पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अधिकारियों के अनुसार 42 वर्षीय गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ 28 दिसंबर 2023 को नोएडा सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में गैंगरेप का केस भी दर्ज हुआ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस इंटरपोल और विदेश में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। उसके देश से भागने के संदेह में इस साल जनवरी में उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। कहा कि कान्ना और काजल झा को थाईलैंड में पकड़ लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को उनके खिलाफ यहां चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए कानूनी कार्रवाई के बाद ग्रेटर नोएडा वापस लाया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज होने के बाद से नोएडा पुलिस ने रवि काना के गिरोह के लगभग 1 दर्जन सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ फैक्ट्री, ऑफिस और वाहनों सहित लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील कर दिया है। पुलिस के अनुसार नागर स्क्रैप कारोबारी रहा है। उसने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपराधिक रास्ता अपनाया, जहां तक कि लूट की घटनाओं को भी शामिल रहा। रवि काना गैंगरेप के मामले में भी वंचित है। पहले नोएडा पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया था। उसके बाद पुलिस ने उसकी फैक्ट्री, गोदाम सहित कबाड़ से भरे कई वाहन को सीज कर दिया था। पुलिस ने दिल्ली की न्यू फ्रेड्स कॉलोनी स्थित कोठी पर रेड की थी। रवि काना ने ये कोठी काजल झा के लिए खरीदी थी, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया था। इस कोठी की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आकी गई है। बीते जनवरी में बीटा 2 और इकोटेक पुलिस ने रवि के ठिकानों पर दाबिश दी थी। इसके बाद इकोटेक क्षेत्र में करीब 5 करोड़ के स्क्रैप और 30 करोड़ की जमीन सीज कर दी थी। वहीं बिसरक के चेरी काउंटी क्षेत्र में 5000 गज जमीन भी सीज कर दी गई थी। इसके अलावा 20 खाली ट्रक, 2 स्क्रैप से लदे ट्रक जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ थी, उस पर भी कार्रवाई की गई थी। वहीं 200 टन स्क्रैप और 10 लाख की सरिया भी पकड़ लिया गया था। इसी के साथ 60 बड़े वाहन भी सील कर दिए गए थे। 2 साल पहले की लव मैरिज अब 2 प्रेमियों के चक्कर में पति को मरवा डाला। महिला की बिल्डिंग में साथ रहते थे दोनों आशिक। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के अलवर की है। राजस्थान के अलवर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। महिला ने अवैध संबंधों की वजह से अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने जिस पति की हत्या अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कराई, उससे 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला पहले से शादीशुदा थी और उसकी एक बच्ची भी थी। इसके बाद भी इंद्रपाल नाम के शख्स ने महिला से शादी की थी, लेकिन उसके बाद भी महिला अन्य पुरुषों के संबंध में रही। तब पति ने इसका विरोध किया तो अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर उस रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने जब इस मामले में आरोपी महिला और उसके दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले इंद्रपाल, जिनकी उम्र 32 वर्ष थी, 2 साल पहले सिरसा के रहने वाली शशि से प्रेम विवाह किया था। शशि पहले से ही शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन इसके बाद भी इंद्रपाल ने बेटी को अपनाया और शशि से शादी की। शादी के बाद इंद्रपाल और शशि भिवाड़ी के खुसखेड़ा स्थित आनंदा ग्रीन सोसाइटी में किराए पर रहने लगे और दोनों का एक बेटा भी हुआ। शशि खुसखेड़ा की एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करती थी। शादी के बाद भी शशि के अन्य लोगों से अवैध संबंध और रिश्ते थे। इंद्रपाल के फ्लैट के ऊपर दूसरे फ्लैट में हैदराबाद का बालकांत और फरीदाबाद का कुलदीप किराए पर रहता था और वो दोनों भी खुसखेड़ा में प्राइवेट नौकरी करते थे। शशि के कुलदीप और बालकांत दोनों से अवैध संबंध थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रपाल की वजह से कुलदीप और बालाकांत को शशि से मिलने में परेशानी होती थी और उसके घर आने जाने में दिक्कत होती थी। ऐसे में तीनों ने मिलकर इंद्रपाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। बालकांत और कुलदीप ने शशि को भिवाड़ी की एक दूसरी सोसाइटी में किराए का कमरा दिलवाया, जहां शशि अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। शशि बिना बताए घर से चली गई तो इंद्रपाल परेशान था।
बालकांत और कुलदीप ने इंद्रपाल से कहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर कहीं चली गई है, जिसके बाद परेशान इंद्रपाल ने उसकी तलाश में जुटा रहा। इसी बीच कुलदीप और बालकांत ने इंद्रपाल से कहा कि तिजारा में एक बाबा हैं जो उसकी पत्नी के बारे में बता सकते हैं। ऐसे में इंद्रपाल दोनों के बताए अनुसार 28 तारीख को रात तिजारा के लिए निकला। कुलदीप और बालकांत भी एक स्कूटी में उसके साथ तिजारा आए। इसी दौरान रास्ते में धारदार हथियार से कुलदीप और बालकांत ने इंद्रपाल की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। वहीं 29 जून की सुबह पुलिस को शव की जानकारी मिली। पुलिस ने बाइक की नंबर प्लेट और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से मृतक इंद्रपाल की पहचान की। शशि और इंद्रपाल जिस सोसाइटी में रहते थे वहां पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। पुलिस को पता चला कि इंद्रपाल की पत्नी शशि के अन्य लोगों से भी संबंध थे और उसके घर पर को लोगों को आना जाना रहता था। उन्होंने बताया कि शशि के गायब होने के बाद सोसाइटी में बालकांत और कुलदीप भी गायब हो गए। इसके बाद जब कॉल डिटेल्स और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने शशि को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो शशि ने हत्या में अपनी भूमिका समेत पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। बॉयफ्रेंड चलाता था बाइक और पीछे बैठी गर्लफ्रेंड करती थी लूटपाट, फिर नशे में शमशान घाट में बिताते थे रात। जयपुर पुलिस ने एक अनोखे प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है जो नशे की लत को पूरा करने के लिए स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। इसके लिए बॉयफ्रेंड बाइक चलाता और गर्लफ्रेंड बाइक के पीछे बैठकर राहगीरों पर झपट्टा मार उन्हें निशाना बनाती थी। इसके बाद सोने की चैन हो या फिर लूट का सामान उन्हें बेचकर स्मैक खरीदते और फिर नशे में शमशान घाट को अपना ठिकाना बनाकर रात गुजारते थे। लेकिन अब जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो नशे में कितनी वारदातें भी की इसका भी उन्हें होश नहीं है। सिप्रापत थाना अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरुण उर्फ काकू और उसकी दोस्त कोमल मौर्य हैं जो जयपुर शहर में चेन स्नैचिंग, लूट और चोरी के मामले में फरार चल रहे थे। हाल ही में इन दोनों ने 7 जुलाई को मानसरोवर में बिमला जैन नाम की महिला के गले से सोने की चैन तोड़ी थी। जब घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपियों की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि नशे की लत को पूरा करने के लिए दोनों ने मिलकर वारदात करते थे और पिछले 6 महीने में अनगिनत वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसके लिए राह चलती बुजुर्ग महिलाओं और सुने मकानों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक को कोमल मौर्य की कुछ साल पहले शादी हुई थी, लेकिन कुछ अनबन के बाद वो पति को छोड़कर जयपुर में शिफ्ट हो गई, जहां एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करते करते उसे स्मैक की लत लग गई। स्मैक की आदी हो चुकी कोमल को फिर पार्लर से भी निकाल दिया गया तो वो बेरोजगार हो गई। इसके बाद 1 साल पहले स्मैक के ठिकाने पर उसकी अरुण से दोस्ती हुई और फिर दोनों को प्यार हो गया। दोनों को नशे की इतनी लत लग गई कि अरुण को भी उसके परिजनों ने घर से बेदखल कर दिया। ऐसे में नशे की पुड़िया के लिए दोनों ने क्राइम का रास्ता अपनाया और सुबह जल्दी बाइक पर निकल पड़ते थे। वारदात के लिए उसका प्रेमी अरुण बाइक चलाता और कोमल पीछे बैठकर मौका पाकर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं की चैन खींचकर फरार हो जाती। फिर लूट के सामान को बेचकर नशे की पुड़िया खरीदकर नशे में धुत होकर कभी शमशान घाट तो कभी फुटपाथ पर रात गुजारते थे। नक्सली हमले में गई थी एसआई की जान, बहन की शादी में पहुंच गई पूरी बटालियन, निभाया भाई का फर्ज। सीआरपीएफ की 205 कोबरा बटालियन के जवान एसआई रोशन कुमार 2019 में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस वर्ष उनकी इकलौती बहन की शादी परिजनों ने तय की थी। इसकी सूचना परिजन ने कोबरा बटालियन के अधिकारियों और जवानों को भी दी थी, जिसके बाद शादी के दौरान कोबरा बटालियन के जवानों ने पहुंचकर न सिर्फ भाई का फर्ज निभाया बल्कि आर्थिक मदद भी की। शादी के दिन जिस तरह से गांव में सीआरपीएफ जवान पहुंचे और भाई का फर्ज निभाया, उसे देखकर गाँव वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वहीं शादी में पहुंचे जवानों को देखकर शहीद के परिजन भी भावुक हो गए।
शादी में पहुंचते कोबरा बटालियन का अधिकारी ने कहा कि जवानों का फर्ज देश की सेवा का होता है। रोशन अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए थे। इकलौती बहन की शादी में परिजनों को मलाल न हो, इसलिए बटालियन के जवानों ने शादी में पहुंचकर भाई का फर्ज निभाया। इस दौरान शादी में मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। शहीद जवान की बहन की शादी की फोटो और वीडियो जवानों ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। एक वीडियो में शहीद जवान की बहन जयमाल के लिए जा रही है और कोबरा बटालियन के जवान दोनों तरफ से खड़े होकर स्टेज पर लेकर जा रहे हैं, जबकि कुछ जवान शादी की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। सीआरपीएफ की 205 कोबरा बटालियन में अपनी पोस्टिंग के दौरान एएसआई रोशन कुमार शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ की 205 कोबरा बटालियन में अपनी पोस्टिंग के दौरान एएसआई रोशन कुमार शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी 2019 को असुरैन थाना लुटुआ जिला गया बिहार में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में रोशन कुमार अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। बिहार में फिर पकड़वा विवाह, इंजीनियर को अगवा कर कराई शादी। दोस्तों, ये खबर बिहार के वैशाली की है। बिहार के वैशाली जिले में पकड़वा विवाह का एक और मामला प्रकाश में आया है। यहाँ रेलवे में कार्यरत इंजीनियर युवक को अगवा कर एक युवती से शादी करा दी गई। इसके बाद युवक की मां ने स्थानीय थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में सेक्शन इंजीनियर पद पर कार्यरत दुर्गा शरण शनिवार देर शाम अपने एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल के बिदुपुर थाना के खचपता गांव जा रहे थे। इसी बीच जंदाहा थाना क्षेत्र के सलाह गांव के पास 12 से 15 लोग इंजीनियर को अगवा कर बेलोरो से ले गए। इंजीनियर के मित्र ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने रविवार को अगवा इंजीनियर को जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पश्चिम गांव स्थित एक घर से दुल्हन के साथ बरामद किया है। पकड़ुआ विवाह में लड़के का अपहरण कर उसकी लड़की से जबरन शादी करा दी जाती है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इंजीनियर की मां मीणा देवी के बयान पर जंदाहा थाना में अपहरण की एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इधर इंजीनियर दुर्गा शरण का आरोप है कि उसके साथ मारपीट कर एक युवती से जबरन शादी करा दी गई। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब लड़की ने लड़के से पुरानी जान पहचान बता दी। लड़की का कहना है कि दुर्गा शरण से उसकी 1 साल से पहचान है। लड़के ने शादी के नाम पर पैसे की मांग की और उसे दरकिनार करना शुरू कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।